हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों जितने लोगों के पास मैसेज पहुंच रहा है जितने लोगों के पास क्लासेस रिकॉर्ड होने के बाद जितने लोगों के पास पहुंचता है, कम से कम आप अगर देखते हैं तो कम से कम दूसरे लोगों तक भी आप थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए। दोस्तों इससे क्या होगा कि जो भी व्यक्ति थोड़ा सा पढ़ना चाहता है, इतिहास को एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ना चाहता है, हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जो है, हम आधुनिक भारत का इतिहास आपको विस्तृत और बेहद उम्दा तरीके से सहज और सरल भाषा में लिखते हुए आपको बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से नोट्स बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम न क्रिएट हो। ऐसा हमारा उद्देश्य भी है और आपको एक बेहतर इतिहास आपको बताने का पर्पज और उद्देश्य भी हमारा है दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया पे। यह हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का 189 है, यानी एक कम 190वां वीडियोज है दोस्तों। आधुनिक भारत का इतिहास पहली बार कोई यूट्यूब पर इतने बेहतरीन और विस्तृत कंटेंट के साथ विथ व्याख्या के साथ आपको बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि भारत, हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था, उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है और भारत 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि भारत में प्रांतीय चुनाव कराया जाएगा। प्रांतीय चुनाव कराने का तात्पर्य यही था, उद्देश्य यही था कि जो राज्य में स्वायत्तता किसको सौंपा जाए, भारतीयों को सौंपा जाए। और इस प्रांतीय चुनाव का जो है पहली बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने विरोध किया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था? मुस्लिम कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह कहते हैं कि यह जो प्रांतीय चुनाव हो रहा है, इससे जो है दोस्त कम होंगे और दुश्मन ज्यादा होंगे। शुरू में तो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इस चुनाव का जो है विरोध किया था, लेकिन बाद में अंततः फाइनल यही होता है दोस्तों कि कांग्रेस भी ये पुष्टि कर देती है कि वह प्रांतीय चुनाव लड़ेगी और मुस्लिम लीग भी कहाँ पीछे रहने वाली होती है। तो हमने आपको बताया था प्रांतों में चुनाव होते हैं इसके पहले वाले क्लास में, और प्रांतों में जो चुनाव होते हैं उसमें 8 प्रांतों में, खासकर 5 प्रांतों में है दोस्तों, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मद्रास हो गया और संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया। ये 5 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिलती है। 3 प्रांत ऐसे होते हैं जहां पर कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के कुल 8 प्रांतों में सरकार बनाती है और 11 प्रांतों में कुल चुनाव होते हैं और 3 प्रांतों में गठबंधन के द्वारा जो है मुस्लिम लीग सरकार बनाती है। हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग सरकार बनाती है। अंतोगत्वा होता क्या है दोस्तों, मुस्लिम लीग सरकार बनाती है 3 प्रांतों में सहयोगियों से। अंतोगत्वा होता क्या है दोस्तों कि इस पृष्ठभूमि में जो हमने आपको बताया था इस क्लास में, मुस्लिम लीग के लिए यानी मुसलमानों के लिए जो 485 सीटें रिजर्व किया गया था, उन 485 सीटों में जो है दोस्तों मुस्लिम लीग कहीं न कहीं 106 सीट पर ही सिमट गई थी। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको वो सारी चीजें आपको अच्छे से और विस्तार पूर्वक भी बताया था और समझाया भी था। हाँ दोस्तों, कि क्या परिस्थितियां रही थी। जैसे अगर देखा जाए दोस्तों, उस समय के जो चुनाव में हैं, उस समय के चुनाव में हमने आपको सब कुछ इसके पहले वाले क्लास में आपको विस्तार पूर्वक और बेहतरीन उम्दा तरीके से आप लोगों को समझाया भी है और बताया भी है। और हमने ये भी बताने का प्रयास किया था कि जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, उस प्रांतीय चुनाव के मायने क्या निकले, और उस चुनाव के मायने यही निकला था दोस्तों कि कहीं न कहीं जो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि जो अंग्रेज तैयार कर रहे थे, वह उसमें हद तक सफल भी होते हैं। हाँ दोस्तों, तो हमने आपको वो सारे चीज बताया था और हमने ये भी बताया था कि जो रिजर्व कैटेगरी बनाया गया था, जिसमें वाणिज्यिक समुदाय था 56 इनकी सीट रिजर्व किया गया था। पिछड़ा क्षेत्र को 24, यूरोपी को 26, जमींदार को 37, सिख को 34, ईसाई को 20, एंग्लो इंडियन को 11 और विश्वविद्यालय को 8 सीट रिजर्व किया गया था। है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हमने आपको बताया था और ये भी बताया था कि कुल 1585 सीटों पर जो है दोस्तों चुनाव हुआ था विधानसभा का, है पूरे के पूरे विधानसभा का। और उसमें से जो कांग्रेस ने जो सीटें जीती थी वो 711 सीटें जीती थी, और मद्रास, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जो है जीती थी और कुल 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। हाँ दोस्तों, तो हमने ये सारी चीजें आपको इसके पहले वाले क्लास में अच्छे से बताया है और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। और अब हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे थे दोस्तों कि मुस्लिम लीग ने कुल 106 सीटें जीती थी। हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग को कुल 106 सीटें ही मिली थी,
मिली थी। अब आप सोचिए, मुस्लिम लीग को जब 106 सीटें मिली और मुस्लिम लीग अपने आप को ये दावा कर रहा था कि हम जो है पूरे मुसलमानों के हितों की रक्षा, पूरे मुसलमानों के हितों की बात, उनके समस्याओं की, उनके पॉलिटिकल करियर की, जो भी उनकी समस्याएं मुसलमानों के, उसके हिमायती, उसके रहनुमा, उसके लीडर, उसके नेता हम ही हैं। इस प्रावधान का जो है मुस्लिम लीग दावा करती थी, उसकी पोल खुल गई। पोल कैसे खुल गई दोस्तों, कि मुस्लिम लीग ने कुल 106 सीटें जीती थी। पंजाब में मुस्लिम आरक्षित सीटें 84 थी, लेकिन जिसमें मुस्लिम लीग केवल 2 सीट जीत पाई थी दोस्तों। और सिंध में मुसलमानों के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या 33 थी, जहां पर वो 3 जीते थे, हाँ दोस्तों। और जबकि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मुस्लिम लीग एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। मुस्लिम चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस के बहुत मामूली प्रदर्शन हुए थे दोस्तों। कुल 482 आरक्षित सीटों में से कांग्रेस 58 पर लड़ी और 26 पर विजय प्राप्त हुई। यानी 482 सीट जो है, यही हम देखने का प्रयास कर रहे थे कि 482 था, 485 था, इसीलिए हम बार बार उधर देख रहे थे दोस्तों। 482 कुल सीट रिजर्व किया गया था मुस्लिम लीग को, लेकिन वह जीती थी चुनाव केवल 106 सीट पर। अब 106 सीट पर जब मुस्लिम लीग जीतती है तो मुस्लिम लीग अब क्या करेगी? सत्ता तो चली गई भारत से, अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, एक ही रास्ता बचा था। वो था दोस्तों, वो राजनीतिक वातावरण में एक ऐसा रूमर्स फैलाया जाए, एक ऐसा विष घोला जाए, जिसके परिणाम स्वरूप जो है दोस्तों, वह क्या काम करती है कि 2 समितियों का गठन करती है। वो 2 समितियां हमने आपको बताया था, एक थी पीरपुर कमेटी, एक थी शरीफ कमेटी। तो हमने आपको यहाँ पर, जैसे हमने जो चीजें बताए हैं कल वाली क्लास से, हम आपको कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं कि सिंध में कुल 33 सीटें आरक्षित थी, लेकिन 3 सीट पर मुस्लिम लीग जीती थी। पंजाब में 84 सीट रिजर्व थी, पंजाब में केवल मुस्लिम लीग 2 सीट जीती थी। सीट का रिजर्व मतलब समझ रहे हैं कि 84 सीट जो विधानसभा की रिजर्व थी, वहां से मुसलमान ही खड़ा होगा और केवल मुसलमान ही वोट देते थे, मुसलमान ही खड़े होते थे, मुसलमान ही वोट देते थे। वहां पर भी मुस्लिम लीग हार गई। 84 सीट रिजर्व था, लेकिन 2 सीट जीती थी। सिंध में 33 सीट रिजर्व था, केवल 3 सीट जीती थी। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में तो मुस्लिम लीग का खाता भी नहीं खुला था। और कुल मुस्लिम आरक्षित सीट 482 थी, इसमें केवल कांग्रेस भी लड़ी थी। यानी मुस्लिम कहने का मतलब यही है कि मुसलमान ही खड़ा होगा चुनाव में, मुसलमान ही वोट देता है। तो कांग्रेस ने भी मुसलमान प्रत्याशी खड़ा किया था, जिनमें जो 482 रिजर्व सीटें थी, कांग्रेस केवल 58 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 26 सीट कांग्रेस ने जीता था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कांग्रेस के लिए, है दोस्तों। मुस्लिम लीग के इस दावे की पोल खुल गई कि मुसलमानों के हितों की एकमात्र रहनुमाई मुस्लिम लीग है। इस बात का पूरी तरीके से जो है दुष्प्रचार कांग्रेसी करने भी लग गए कि अगर मुस्लिम लीग इतनी ही हितैषी होती मुसलमानों की, तो मुस्लिम लीग के प्रति मुसलमानों का विश्वास बढ़ा होता। मुस्लिम लीग केवल कट्टरता की तरफ चल रही है, मुस्लिम लीग केवल मुसलमानों को भड़का रही है, यह आरोप कांग्रेसी बार बार लगा रहे थे, हारने के बाद और हारने से पहले भी। है दोस्तों, कांग्रेस शासित प्रदेशों में अब मुस्लिम लीग जब हारने के बाद मुस्लिम लीग ने एक मांग नहीं किया, एक कमेटी गठित किया कि हमारी जो सीटें थी हम ये क्यों नहीं जीत पाए, इसलिए मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में उसने जांच नहीं करवाया। उसने कांग्रेस शासित प्रदेशों में कि कांग्रेस वहां से कैसे जीत गई, हमारी सीटों को कांग्रेस कैसे जीत गई, कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुसलमानों की दशा और दिशा की जांच के लिए 2 कमेटी गठित किया। एक कमेटी थी पीरपुर कमेटी और दूसरी थी शरीफ कमेटी। शरीफ कमेटी का गठन किया, पीरपुर कमेटी और शरीफ कमेटी का गठन किया। अब उसी क्लास को हम आगे जोड़ने का प्रयास करते हैं दोस्तों। पीरपुर कमेटी और शरीफ कमेटी का गठन किया था। इन दोनों समितियों ने मुस्लिमों पर झूठा अत्याचार दिखाकर उनके रुझान को अपनी तरफ कर लिया था, यह बताया था। पीरपुर कमेटी और शरीफ कमेटी ने यह रिजल्ट दिया, यह बताया कि मुसलमानों को यह तर्क देकर भड़काया कांग्रेस ने कि मुस्लिम लीग जो है किस प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार करती है, मुसलमानों को किस लिए कट्टरता की ओर बरगलाती है, यह बताया। और यह बताया इस कमेटी ने, यानी एक प्रकार से कहें कि पूरा का पूरा मुस्लिम लीग का
पक्ष रखा इसने और कांग्रेस द्वारा जो अत्याचार हुआ था उसी को जो है उजागर किया और ये बताने का प्रयास किया कि कांग्रेसी लोग किस प्रकार से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते थे, डरा धमका करके जो है मुस्लिम लीग से भड़का करके मुसलमानों के वोट अपने पक्ष में लिए। ये कमेटी इसने दिया। ठीक इसी प्रकार की एक रिपोर्ट आई थी फजलुल हक ने जारी किया था, जिसे मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, इसमें सचित्र दर्शाया था मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। फजलुल हक की एक रिपोर्ट थी जिसे मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल के द्वारा जो है अपनी मैगजीन, किताबों में जो है अखबारों में सचित्र चित्र के माध्यम से यह बताया गया, लोगों को समझाया गया कि कांग्रेस के कैसे अत्याचार मुसलमानों के ऊपर आ रहे बढ़े थे, जिसकी वजह से मुस्लिमों ने मुसलमानों को वोट नहीं दिया। तो एक प्रकार से कहीं न कहीं मुस्लिम लीग जब चुनाव हार गई थी तो अब उसके विचार में सिर्फ और सिर्फ वो यही प्रचार करने का प्रयास कर रही थी कि जो कांग्रेस है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की रहनुमा है। कांग्रेस जो है मुस्लिमों का हित को सुरक्षित नहीं देख सकती। कांग्रेस जो है कभी भी मुसलमानों के हित सुरक्षित नहीं कर सकती। माफ करिएगा, हमने हिंदू कह दिया। कांग्रेस कभी भी हिंदुओं के हित और मुसलमानों के हित को सुरक्षित नहीं कर सकती। यह बात बार बार फैलाने का प्रयास मुस्लिम लीग अब निरंतर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग की पराजय बहुत बुरी तरह से हुआ था। और मुसलमानों के बीच वही मुद्दे ज्यादा दिखाए जाते थे। जैसे आज के डेट में क्या है, एक प्रकार से वेरिएशन है, क्रिएट है, पक्ष है और विपक्ष है। यानी सोशल मीडिया के जमाने में आज क्या है कि जो लोग हिंदू माइनॉरिटी की तरफ, जो लोग हिंदू आइडियोलॉजी की तरफ है और जो लोग मुस्लिम आइडियोलॉजी की तरफ है, जिनकी आइडियोलॉजी विचारधारा जहां टकराती है तो उनके व्हाट्सएप पे, उनके फेसबुक पे, उनके इंस्टाग्राम पे अगर आप मुसलमान हैं तो जो मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है वही वीडियोज आपके पास प्रॉपर रूप से भेजते रहते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो आप अगर हिंदू आइडियोलॉजी की तरफ विचार करते हैं तो हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार होता है ऐसी विचारधारा आपके तरफ भेजने का प्रयास करते हैं वीडियो के माध्यम से। तो कहीं न कहीं ऐसा र्यूमर्स फैलाने का प्रयास उस समय भी किया जा रहा था। यानी कांग्रेस शासित प्रदेशों में जो सुझाव, जो व्यवहार, जो रचनात्मक कार्य कांग्रेस सरकारें कर रही थी उन कार्यों को, उन सकारात्मक कार्यों को न पहुंचा करके जो पुलिस प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा जो गलतियां हो जाती थी, जो दंगे फसाद हो जाते थे, जो कार्य में उनके साथ त्रुटियां की जाती थी, उन्हीं चीजों को ऐसे लोगों के पास बार बार भेजा जाता था, समझाया जाता था, बताया जाता था, जिससे जो है कहीं न कहीं मुसलमानों में जो घृणा थी कांग्रेस के प्रति। और यह भी बार बार एलिगेशन, आरोप लगाया जाता था कि कांग्रेस केवल और केवल हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं के हितों की बात की जो है वह हिंदुओं के हित को ही सर्वोपरि रखेगी, जिसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, ऐसा प्रचार बार बार किया जा रहा था। यानी अब जो मुसलमान, जो हिंदू 1857 की क्रांति में एक होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, अब मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के सामने आ गए। अंग्रेज ऐसा चाहते थे, वैसा हुआ भी, क्योंकि उन्हें जो है अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने क्या शोषण किया है, क्या अत्याचार किया है, जाए कि न जाए ये बात, मुद्दा दब जाए, पहले हम आपस में ही निपट लें। यानी मुद्दे को एक दूसरे की तरफ, हिंदू और मुसलमान को अगेंस्ट कर दिए। तो वो ऐसा चाहते थे, वैसा सफल भी हुए। अब जैसे देखिए कि मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल में इसमें सचित्र दर्शाया गया। इसी के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग अपनी संहारक नीति का प्रयोग करके देश तोड़ने की परिस्थितियां निर्मित करती है। अब मुस्लिम लीग समझ गया था कि ये रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब मुद्दों से अब मुस्लिम लीग चुनाव नहीं जीत पाएगी। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सब मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे। इस मुद्दे से जनता हमसे नहीं जुड़ पाएगी। जनता को चाहिए क्या? न तो रोजी रोटी चाहिए, न तो कपड़ा, शिक्षा, मकान, स्वास्थ्य, कुछ नहीं चाहिए, जनता को चाहिए। यानी मुस्लिम लीग मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, किससे? सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर और जिहाद के नाम पर, जैसा कि इसके पूर्वज पहले भी कर रहे थे।
हाँ दोस्तों, और उसी परिस्थिति में क्या हुआ, कांग्रेस ने न्यायिक जांच कराने की मांग की। कांग्रेस ने न्यायिक जांच कराने की मांग की कि आपने जो ये पीरपुर कमेटी और शरीफ कमेटी गठित किया, जो फजलुल हक ने जो सचित्र वर्णन किया है, अगर ऐसा कुछ भी कांग्रेस शासित प्रदेश में मुसलमानों के साथ हुआ है तो आप एक न्यायिक जांच बैठा दीजिए। जांच में जो फैसला होगा हम मान लेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस न्यायिक जांच की जो मांग कर रहे थे कांग्रेसी की न्यायिक जांच बैठा लीजिए, इस जांच को जो है तवज्जो नहीं दिया, मना कर दिया, कहा नहीं जांच वोच नहीं चाहिए, जो हमारी जांच है वही है, हम उसे सही मानते हैं। हाँ दोस्तों, तो 1940 में यानी कांग्रेस ने न्यायिक जांच कराने की मांग की, मुस्लिम लीग ने मना कर दिया। 1940 ईस्वी में हिंदू महासभा के सदस्य 1940 ईस्वी में हिंदू महासभा के सदस्य थे। हिंदू महासभा के सदस्य नहीं, एक प्रकार के कहें कहें क्रांतिकारी थे, विनायक दामोदर सावरकर। तो जब हम क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने आपको बताया था कि कैसे 1899 में एक संस्था की स्थापना करते हैं विनायक दामोदर सावरकर, मित्र मेला, और ठीक 1904 में नासिक में यही मित्र मेला बन जाता है अभिनव भारत। क्रांतिकारी गुप्त संगठन था यह, बलपूर्वक यह कहें बम और पिस्तौलों से जो है अंग्रेजों को मार करके भगाने की इनका एक क्रांतिकारी संगठन था। इन्होंने एक नारा दिया, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, और अब आग जल ही रही थी, उसी में घी डालने का काम हो गया है दोस्तों। तो 1940 ईस्वी में हिंदू महासभा के सदस्य बी.डी. सावरकर ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया, पुनः दोहरा कर प्रमाणित भी कर दिया। अब देखिए, ये ऐसे मुद्दे हैं दोस्तों जहां पर थोड़ी सी अगर आप भड़क रहे हैं तो आपको भड़काने में और काम कर सकता है। जैसे जब कांग्रेस का 1885 से 1905 तक का जो अधिवेशन चलता है तो बाल गंगाधर तिलक जी बार बार ये कांग्रेस को जो है 3 साल में एक बार टर्राने वाले मेघे की संज्ञा देते हैं, बरसाती मेघे की संज्ञा देते हैं कांग्रेस को। आगे चल करके कांग्रेस पर ही कब्जा करना चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष कांग्रेस के नहीं बन पाते हैं, तो संज्ञा देते हैं। और जब ये कोई आंदोलन करते हैं, इनके ही रहनुमा लोग जैसे लाला लाजपत राय हो गए और लोग, जो इनका काफी वर्चस्व होता था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का, तो बाल गंगाधर तिलक जब युवाओं को आकर्षित करते थे तो गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाते थे। तो अंग्रेज जो है यही बात मुसलमानों को कह करके भड़काते थे कि एक ऐसा व्यक्ति कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है, जो गणपति उत्सव मना रहा है, जो शिवाजी उत्सव मना रहा है, यह तो केवल हिंदुओं की पार्टी, हिंदुओं के हित को सुरक्षित रखेगा, इसमें आप मुसलमान हैं, आपके हित सुरक्षित नहीं रहेंगे। अंग्रेज पहले मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ भड़का रहे थे, हैं दोस्तों। तो अंग्रेज ऐसा करते थे। ऐसा करने से क्या होता था कि जो मुसलमान अंग्रेजों से अपने हक अधिकार की बात करता था, वो अब अपने हक अधिकार की बात उन्हीं भारतीयों हिंदुओं से करने लगेगा। यानी जो मुसलमान वह भी भारतीय, जो हिंदू वह भी भारतीय, ये दोनों के मुद्दे अलग अलग ये लोग डाइवर्ट करती है। ये चुनाव कराने का क्या जिम्मा था, आप पहले छोड़ के जाते, जैसा होता वो लोग अपना देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अरे जितनी सीटें मुस्लिम लीग 106 सीट जीती है, 106 सीट जीती थी, 113 सीट तो बंगाल विधानसभा में खाली निर्दलीय जीत कर आ गए थे। अब इसका ये मतलब थोड़े नहीं है कि 106 सीट मुस्लिम लीग जीती है और उसको जो है पाकिस्तान दे दिया जाएगा बांट करके। अब 113 सीट जो बंगाल में निर्दलीय जीते हैं उनका कोई औचित्य नहीं है। तो आप समझिए कि अंग्रेज किसके तरफ है, अंग्रेज फिर भी मुसलमानों का पक्ष ले रहे थे कि नहीं बंटना चाहिए देश, आप मांग करो, आप बांटो, बांट के ले लो। ये अंग्रेज चाहते भी थे कि ये बटे आपस में, है दोस्तों। कहने का मतलब यही है कि 106 सीट जीते थी मुस्लिम लीग, इतना आरक्षण, इतना सरकारी तंत्र होने के बाद भी वो 106 सीट केवल जीत पाई थी, जबकि 113 सीट तो निर्दलीय जीत गए थे बंगाल में। सोचिए कैसी परिस्थितियां रही होंगी। सिंध, पंजाब, बंगाल में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। सिंध, पंजाब, बंगाल में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। हालांकि सिंध में कांग्रेस ने गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था कांग्रेस के सहयोग से, और पंजाब बंगाल में तो सरकार इनकी नहीं बनी थी, किनकी, कांग्रेस की। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी प्लस मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। पंजाब में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सिकंदर हयात खान थे। ध्यातव्य बात यही है, जानने के लिए आप लोगों को यह जानना चाहिए कि 1937 के चुनाव में जो प्रांतों के या राज्यों के जो मुख्यमंत्री बने थे उन्हें क्या कहा जाता था, प्रधानमंत्री कहा जाता था। बार बार इस शब्द को हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री में कंफ्यूजन हो जाए। 1937 में जो राज्य के, आज के जो जैसे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उन्हें उस समय 1937 में उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था।
बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी प्लस मुस्लिम लीग सत्ता में आई, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री यस यस सोहरावर्दी बने थे। कई कई किताबों में सोहरावर्दी लिखा मिलता है, कई कई किताब में यस यस सोहरावर्दी मिलता है, आप जानते रहिए। सिंध में गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह प्लस अल्लाह बख्श प्रधानमंत्री के रूप में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल 1947 तक चला। यस 1947 तक चला। कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्य क्या था? कांग्रेस किस प्रकार से कार्य कर रही थी? इस चुनाव के बाद कांग्रेस का कार्य क्या था? जैसे कांग्रेस वही रचनात्मक मुद्दों को उठाती थी, जैसे नशाबंदी हो गया, हरिजन उत्थान हो गया, सार्वजनिक शिक्षा का विकास हो गया, नागरिक सुरक्षा हो गया, प्रेस की आजादी हो गया, किसानों के उत्थान के लिए सराहनीय कार्य किया गया। अब आप देखिए आज की डेट से मिलान करिए, उस समय 1937 या 2025 मिलान करिए, ये मुद्दे तब से भी हैं और आज से भी हैं, पर मुद्दे खत्म नहीं होते। कहते हैं ना, राजनीति में मुद्दे जो है कभी क्या किए, जलाए नहीं जाते हैं। राजनीति में मुद्दे क्या कहें, दफनाए जाते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बाहर निकाला जाए। नशाबंदी 1937 में कांग्रेस कर रही है नशाबंदी। नशा बंद होना चाहिए, ड्रग्स, अफीम, चरस, गांजा ये सब बंद होना चाहिए। लेकिन 1937 से खाली ढकोसला है, चल रहा है, लेकिन आज भी बिक रहा है। हरिजन उत्थान 1937 से कर रहे हैं, आज तक अभी तक उत्थाने नहीं हो पाया है। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं खाली मुंह से बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। सार्वजनिक शिक्षा एक समान शिक्षा, तब से कह रहे हैं सार्वजनिक शिक्षा एक समान शिक्षा, लेकिन आज भी इंग्लिश मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम अलग है, अरबी अलग है, तो उर्दू अलग है, संस्कृत अलग है, एग्जाम का पैटर्न एक है, शिक्षा के माध्यम अलग अलग हैं। तो खाली बस ढकोसला है, सब कुछ देखते रहिए। 1900 अब कम से कम आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये जो कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्य था, ये तब से वो रचनात्मक कार्यों पर आज भी किसी एक कार्य पर पूरी तरीके से सफल नहीं हुए हैं। सार्वजनिक शिक्षा का विकास, नागरिक सुरक्षा मतलब क्या? किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति गन पॉइंट पे हमला न कर दे, चाकू घोंप के मार न दे, भीड़ किसी को मॉब लिंचिंग न कर दे, यानी नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी तब से दी जा रही है, पर अभी तक नहीं हो पा रहा है। कोई गौ तस्करी के रूप में किसी को मार डाल रहा है, कोई किसी को हिंदू के समझ के मार डाला है, कोई किसी को दलित समझ के मार डाला है। नागरिक सुरक्षा अब भी वैसी परिस्थितियां हैं, भय का माहौल है। प्रेस की आजादी, प्रेस आज भी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जैसी सरकारें होती हैं, जैसा चाहती हैं गुलाम बना लेती हैं, नहीं होती है तो पूरी एजेंसी खरीद लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता आप भी जानते हैं, आज प्रेस कितना जो है आजाद है कि नहीं है, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। किसानों के उत्थान के लिए सराहनीय कार्य किया गया था। किसानों के उत्थान के लिए उस समय ये दावा कर रहे थे कि सराहनीय कार्य किया गया था। आज के डेट में तो 3-3, 4-4 साल, 55 साल जो है किसान आंदोलन ही कर रहे हैं, सरकारें झुक रही हैं, बन रही हैं, किसानों के मुद्दे वैसे के वैसे ही हैं। यानी जितने मुद्दे सृजनात्मक कार्य में दिखाया गया है, सारे मुद्दे आज भी वही। हमने कहा ना कि राजनीति में मुद्दे कभी जलाए नहीं जाते हैं, राजनीति में मुद्दे दफनाए जाते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से उभारा जाए। तो ये वो मुद्दे हैं, नशाबंदी, हरिजन उत्थान, सार्वजनिक शिक्षा का विकास, नागरिक सुरक्षा, प्रेस की आजादी, किसानों के उत्थान के लिए सराहनीय कार्य। ये उस समय 1937 के चुनाव में भी दावा किया गया था कि हमने किया है, लेकिन ये सारी चीजें आज भी चल रही हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं कि जरूरत आने पर फिर उन्हें उकेरा भी जाता है। संयुक्त प्रांत प्लस बिहार में काश्तकारी बिल पारित हुआ था। काश्तकारी बिल पारित हुआ था जमींदारों से छुटकारा पाने के लिए। ये जानते रहिए, थोड़ा सा कार्य सही था। नवंबर 1938 में औद्योगिक विवाद अधिनियम पारित हुआ था बंबई में औद्योगिक मतलब उद्योगों में जो कार्य कर रहे थे उनके मालिकों के बीच जो विवाद होता था, जो है दोस्तों औद्योगिक विवाद अधिनियम पारित किया गया था। उनके कामों के घंटे को जो है डिसाइड किया गया, उनके भोजन को, उनके रख रखाव को, सफाई के, सुरक्षा का, हर एक चीज का ध्यान रखा गया था। तो जो हम आपको मजदूर आंदोलन पढ़ा रहे थे, तो वहां पर हमने आपको ब्रीफ में पढ़ाया, आप समझ सकते हैं। राजनीतिक कैदियों की रिहाई, ये तो तुरंत हो गया भाई। जितने कांग्रेसी राजनीतिक कैदी थे जो हिंसा में इन्वॉल्व थे, उनको छोड़ करके जो अहिंसा के रूप में जेल में बंद थे, उन्हें रिहा किया गया। जेल सुधार, जेलों को थोड़ा सा सुधारा गया। यहाँ पर जैसे सुबह भगत सिंह जेलों की दुर्दशा का जो वर्णन करते हैं, उनका प्रभाव भी पड़ता है। जेल में खाने पीने की व्यवस्था को थोड़ा सा सुधारा गया।
अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता तब से 1937 से निवारण कर रहे हैं, पर अभी तक निवारण हो ही नहीं रहा है। आदि रचनात्मक कार्य हुआ, इसलिए नहीं हो रहा अस्पृश्यता का निवारण कि अभी भी फर्श धोए जा रहे हैं, किससे? गंगा जल से। किसी को अछूत समझा जा रहा है, किसी को ऊंच समझा जा रहा है, किसी को नीच समझा जा रहा है। हाँ दोस्तों, मंत्रियों ने स्वेच्छा से अपना वेतन 500 रुपया कर लिया था। अभी कितना सही है कितना गलत है, लेकिन इतिहास में इतना ही पढ़ाया जाता है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल के सदस्यों ने 1937 के चुनाव में अपना वेतन 500 रुपया कर लिया था स्वेच्छा से। कितना सही है कितना गलत है, फिर भी आप जानते रहिए दोस्तों। ये था आज का हमारा टॉपिक, हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताने का प्रयास किया है दोस्तों। ये वो टॉपिक था जहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं पर कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन आप ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल को पढ़ रहे हैं तो आपको इतिहास ईयर वाइज यानी 1931, 32, 33, 34 ऐसे करते हुए हर एक घटना को ब्रीफ में आपको बताने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत आभार जितने लोग जुड़े थे, धन्यवाद।